हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बस दुनिया भर की जीके से अपडेट रहना चाहते हैं तो यह सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट्स के पास मोटी मोटी किताबें और लंबे न्यूज़पेपर पढ़ने का समय नहीं होता है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके का डेली डोज। यहाँ हम हर रोज सिर्फ कुछ मिनटों में सबसे बड़ी और ज़रूरी जीके अपडेट्स को समझेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के टॉप अपडेट्स। एक नाटकीय मोड़ में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। इस बड़ी हलचल के बीच डेल्सी रॉड्रिगेज ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। रॉड्रिगेज ने एक ऐसे समय पर सत्ता संभाली है जब पूरी दुनिया की नजरें वेनेजुएला पर टिकी हैं। उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक तरफ देश की टूटती अर्थव्यवस्था है तो दूसरी तरफ एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम जिसे अमेरिका का दखल बिल्कुल पसंद नहीं है। सत्ता संभालने के साथ ही रॉड्रिगेज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी पार्टी की पुरानी सोच को बनाए रखना। आपको बता दें कि उनकी राजनीति की जड़ें पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के सिद्धांतों से जुड़ी है। यह सिस्टम पूरी तरह से विदेशी दखल के विरोध और तेल जैसे बड़े कारोबारों पर सरकारी कंट्रोल पर टिका है। यही वजह है कि उनके पास फैसले लेने की आज़ादी बहुत कम है। अगर वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह के समझौते की कोशिश करती हैं तो उनके अपने समर्थक उनसे दूर हो सकते हैं। शायद इसलिए पद संभालते ही उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी को अन्याय बताया है। उनका यह बयान उन समर्थकों का भरोसा जीतने की एक कोशिश है जो अमेरिका के इरादों को लेकर डरे हुए हैं। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि वह अपनी इस पुरानी राजनीतिक विरासत और देश की नई जरूरतों के बीच तालमेल कैसे बिठाती हैं। भारत और इजरायल के रिश्तों में अब एक और नया और बड़ा मोड़ आने वाला है। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब इन दोनों देशों के बीच व्यापार को और भी आसान बनाने की तैयारी में है। अब खास बात यह है कि भारत और इजरायल के बीच होने वाला कारोबार अब डॉलर में नहीं बल्कि सीधे भारतीय रुपयों में हो सकेगा। एसबीआई इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब दोनों देश एक खास समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर तेजी से बातचीत कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब दोनों देश एक दूसरे की करेंसी पर भरोसा जता रहे हैं। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि भारत और इजरायल के आर्थिक रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब ग्लोबल मार्केट में भी भारतीय रुपयों की गूंज सुनाई देगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकलौता ऐसा भारतीय बैंक है जिसकी शाखा इजरायल में भी है। अब एसबीआई दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को भारतीय रुपयों में करने की तैयारी कर रहा है। एसबीआई के मुताबिक यह सब रिजर्व बैंक के उस नियम के तहत हो रहा है जो रुपयों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इजाजत देता है। इसके लिए एक खास वोस्ट्रो अकाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे इजरायल के व्यापारी सीधे रुपयों में ही पेमेंट ले और दे सकेंगे। आईआईटी मद्रास अब एक ग्लोबल ब्रांड बनेगा। विदेशों में संस्थान के नए कैंपस खुलेंगे, रिसर्च और स्टार्टअप सेंटर भी बनेंगे। वैश्विक स्तर पर कई अहम एमओयू साइन। भारत की शिक्षा की ताकत अब पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईटीएम ग्लोबल की शुरुआत की है जिससे अब आईआईटी मद्रास दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आईआईटी मद्रास के अपने कैंपस, रिसर्च सेंटर्स और स्टार्टअप होंगे। ये भारत की पढ़ाई और काबिलियत को पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी और गर्व वाली शुरुआत है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मुमकिन कैसे होगा। तो आपको बता दें कि इसके पीछे आईआईटी मद्रास के शानदार टीचर्स, बेहतरीन लैब और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उनके मजबूत रिश्ते हैं। आईआईटीएम ग्लोबल का असली मकसद सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि नए नए आइडियाज और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इस पहल के जरिए अब भारत के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स दुनिया भर की बड़ी मुश्किलों को सुलझाने में मदद करेंगे। अगर सीधे शब्दों में कहें तो भारत की टेक्नोलॉजी अब ग्लोबल लेवल पर अपनी चमक बिखेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और दोस्तों, यह सिर्फ एक शुरुआत नहीं है बल्कि भारत ने दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह पक्की कर ली है। आईआईटी मद्रास ने इस बड़े मिशन के लिए दुनिया भर के देशों के साथ हाथ मिलाया है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या जर्मनी। दुबई से लेकर सिंगापुर और मलेशिया तक आईआईटी मद्रास ने एक के बाद एक कई बड़े समझौते यानी एमओयू साइन किए हैं। अमेरिका में 3, जर्मनी में 3, दुबई में 3, ऐसे ही कुल मिलाकर दर्जनों पार्टनरशिप्स हुई हैं। इनका मकसद बहुत सीधा है, साथ मिलकर रिसर्च करना, नए स्टार्टअप को बढ़ाना
और भारत की शानदार टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के काम में लाना। यानी अब भारत का टैलेंट और भारत की तकनीक ग्लोबल मार्केट में राज करने के लिए तैयार है। भारत और जर्मनी के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जनवरी को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मेजबानी करेंगे। खास बात यह है कि चांसलर बनने के बाद मर्ज का यह पहला भारतीय दौरा है। इस मुलाकात की शुरुआत दिल्ली से नहीं बल्कि अहमदाबाद से होगी, जहां पीएम मोदी खुद उनका स्वागत करेंगे। इस 2 दिन के दौरे का बड़ा मकसद भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, निवेश और डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में दोस्ती को और भी मजबूत करना है। यानी अब दोनों देश मिलकर आर्थिक और सांस्कृतिक तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे। लेकिन इस दौरे में चर्चा किन बातों पर होगी? दरअसल जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे खास बिजनेस पार्टनर है, इसलिए इस मीटिंग का पूरा फोकस व्यापार, निवेश और सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर रहने वाला है। दोनों नेता मिलकर साफ सुथरी बिजली यानी क्लीन एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साथ काम करने की योजनाएं बनाएंगे। आज के बदलते हुए दौर में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में बड़े बदलाव आ रहे हैं, तब भारत और जर्मनी की यह पार्टनरशिप न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम साबित होने वाली है। मलेशिया की राजनीति से एक बहुत बड़ी जीके अपडेट आ रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जो वहां की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा। अब मलेशिया में कोई भी व्यक्ति 10 साल से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। जी हां, अनवर इब्राहिम ने अपनी चुनावी वादे को निभाते हुए पीएम के कार्यकाल की एक सीमा तय करने का फैसला किया है। इसका मकसद बहुत साफ है, लोकतंत्र को मजबूत करना और नए नेताओं को आगे आने का मौका देना। दशकों से वहां ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब सत्ता की कमान एक ही हाथ में ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दें कि अभी तक मलेशिया में प्रधानमंत्री बनने की कोई समय सीमा नहीं थी। इसी का नतीजा था कि पूर्व नेता महाथिर मोहम्मद ने पहले 22 साल तक राज किया और फिर 2018 में 92 साल की उम्र में दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। अनवर इब्राहिम की इस नई कोशिश का मकसद यही है कि ताकत सिर्फ एक इंसान के हाथ में सिमट कर ना रह जाए। वह चाहते हैं कि समय समय पर नए चेहरे और नए विचार सामने आए ताकि देश को चलाने के लिए हमेशा नई ऊर्जा मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के वो टॉप अपडेट्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। उम्मीद है कि जीके का डेली डोज का आज का यह सेशन आपके लिए काफी मददगार रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनके साथ भी जो बस जीके से अपडेटेड रहना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।